हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज को शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि ये हमारा सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं या फिर हैं। 100% मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इन्हें यदि आप प्रिपेयर करते हैं तो काफ़ी बेहतर मार्किंग होगी आपके लिए। आपके चाहे वो ग्रेड इम्प्रूवमेंट हो, चाहे आपका परसेंटेज इम्प्रूवमेंट हो, कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये आपकी हर तरफ से मदद करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, लगभग 20 या 15 क्वेश्चन की श्रृंखला है। उसमें एक एक क्वेश्चंस पे बात करते हैं, धीरे धीरे बढ़तेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हुए चलेंगे। थोड़ा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वंशागति, आनुवांशिकता व आनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, मेरे कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी के माता हों और पिता हों, माता और पिता के लक्षण उसके बच्चे में, किसमें? माता और पिता के लक्षण उसके बच्चे में स्थानांतरित होंगे। और ये जो लक्षण स्थानांतरित होंगे, इन्हें कौन सा लक्षण बोलेंगे? आनुवांशिक लक्षण। कौन से लक्षण आप कह सकते हैं इन लक्षणों को? आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, तो ये जो लक्षण माता पिता से उसके बच्चों में स्थानांतरित होंगे, ऐसे लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। क्योंकि ये माता और पिता क्या हैं? जनक। ये बच्चा क्या है? इनकी संतान। तो हम देखें कहीं ना कहीं लक्षण जो हैं जनक से कहां स्थानांतरित हो रहे हैं? संतान में। जनक से कहां स्थानांतरित हो रहे हैं? संतान में स्थानांतरित हो रहे हैं। तो वही बात तो ये भी बताने का प्रयास कर रहा है, वही बात तो ये भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता या वंशागति कहा जाता है। स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहते हैं? आनुवांशिकता या फिर वंशागति। आगे कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आनुवांशिकी कहते हैं। जिन लक्षणों के मतलब विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया है, उसे ही क्या बोला जाता है? आनुवांशिकी। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग। देखो, मैं अगर सिंपल वे में बात करूं, हीमोफीलिया ठीक, यह एक आनुवांशिक बीमारी है। कैसी बीमारी है? आनुवांशिक बीमारी है जिसमें ग्रसित तो पुरुष होता है, यानी आनुवांशिक बीमारी है तो पुरुष इससे ग्रसित होगा। आनुवांशिक बीमारी है, पुरुष क्या होगा? ग्रसित। और स्त्री जो है वाहक की तरह काम करेगी। पुरुष ग्रसित होगा और स्त्री किसकी तरह काम करेगी?
वाहक की तरह काम करेगी और इन स्त्री और पुरुषों की जो संतानें होंगी, इन स्त्रियों पुरुषों की जो संतानें होंगी वो रोग से ग्रसित भी हो सकती हैं और वाहक भी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? रोग से ग्रसित भी हो सकती हैं और वाहक भी हो सकते हैं। अब हीमोफीलिया है क्या? देखो, सबसे पहली बात तो ये हम लिख लीजिए कि ये एक आनुवांशिक रोग है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित जरूर होगा। मतलब ये एक क्या है? आनुवांशिक रोग। क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने पर या कट जाने पर, इस रोग में चोट लग जाने पर या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है और रक्त का बहाव होने के कारण भारी मात्रा में शरीर से रक्त का लॉस हो जाता है और लॉस होने के कारण रोगी की क्या हो जाती है? मृत्यु। और इसी के कारण हीमोफीलिया को कौन सा रोग कहा जाता है? ब्लीडर रोग। कौन सा रोग बोला जाता है हीमोफीलिया को? ब्लीडर रोग। सबसे पहले किसे हुआ था? महारानी विक्टोरिया, ठीक, स्वयं इस रोग से ग्रसित थी महारानी विक्टोरिया। नोट कर लीजिए आप। जो फिर बढ़ते हैं आगे। आगे कह रहा है डाउन सिंड्रोम। किसे कहते हैं? इसके कारण व लक्षण। देखो, जो डाउन सिंड्रोम है, सर्वप्रथम एक अंग्रेज चिकित्सक जिसका नाम था जॉन लैंगडन डाउन ने सन 1862 में खोजा, और जॉन लैंगडन डाउन के नाम पर ही इस रोग का नाम, जॉन लैंगडन डाउन के नाम पर ही इस रोग का नाम डाउन सिंड्रोम रख दिया गया। होता क्या है एक्चुअल में? इस रोग में गुणसूत्रों की संख्या, किसकी संख्या? गुणसूत्रों में संख्या की अनियमितता के कारण होता है, अनियमित संख्या के कारण होता है। सबसे पहले क्या है कि होने वाले परिवर्तन से होता है। मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। मतलब अगर मैं बात करूं तो गुणसूत्र की संख्या मनुष्य में 23 पेयर, यानी टोटल कितने? 46। अब 46 में दो कंडीशन होगा कि या तो कोई क्रोमोसोम बढ़ेगा और या तो क्रोमोसोम घटेगा, ठीक है। अगर क्रोमोसोम बढ़ेगा तो अलग प्रकार का विकार होगा और यदि क्रोमोसोम घटेगा तो अलग प्रकार का विकार होगा। कारण क्या है कि अतिरिक्त स्थान पर 47 हो जाती है। यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। अब टोटल संख्या कितनी थी पहले? 46। लेकिन जब डाउन सिंड्रोम से व्यक्ति ग्रसित हुआ तो 46 की जगह जो क्रोमोसोम का 21वां सेट है, और एक सेट में 2 ही क्रोमोसोम होते हैं, तो उसमें क्या हुआ? एक और बढ़ गया तो 3 हो गया, तो 46 से कितनी हो गई संख्या? 47। इसे डाउन संलक्षण भी कहा जाता है। यह अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है। क्या करता है? बच्चे की बुद्धि की सामान्य विकास को रोक देता है। संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्रायः अंड कोशिका के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी, मतलब अंड कोशिका जो एग सेल है, जो शुक्राणु से मिलकर निषेचन के बाद भ्रूण में रूपांतरित होती है, उसमें गड़बड़ी है। 47 गुणसूत्रों वाली
ऐसी संतान का मस्तिष्क अविकसित, सिर गोल, होंठ नीचे की ओर लटके हुए तथा माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा हो जाता है, त्वचा खुरदरी हो जाती है, आंखें तिरछी और पलकें वलित यानी मुड़ी हुई हो जाती हैं। कुल मिलाकर ये रोग और इसके लक्षण तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, लेकिन एक बात जो यहाँ स्पष्टतम रूप में आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या 46 से कितनी होती है? 47, एक बढ़ जाता है। और भी लक्षण है, मुंह हर समय खुला रहता है, ये मंद बुद्धि के होते हैं। इनके जननांग तो सामान्य होते हैं किंतु पुरुष नापुंसक होते हैं। मतलब जो ऑर्गन सिस्टम है वो नॉर्मल रहेगा लेकिन वो नपुंसक की श्रेणी में रहेंगे। यही कारण है कि इस अनुवांशिक रोग को मंगोलिक बेवकूफी या मंगोलियन जड़ता भी नाम दिया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं। जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहां पाए जाते हैं? एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहा जाता है। कारकों वह कारक जो जीव के लक्षण को निर्धारित करते हैं जीन कहलाते हैं। वह कारक जो किसी भी जीव के लक्षण को निर्धारित करते हैं क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। अब उन कारकों में क्या क्या हो, अब लक्षणों में वह लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? आंखों का रंग, त्वचा का रंग, लंबाई, और विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं जिनको जीन रेगुलेट करता है। इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है? जीन का। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि ये ऐसे मतलब एक जीन के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं वही क्या कहलाते हैं? जीन। ये आनुवांशिक पदार्थ की एक प्रकार्यात्मक इकाई होती है। आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड से बना हो, उसकी एक इकाई के रूप में काम करता है। जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये कोशिका के अंदर ये क्रोमोसोम में धागे जैसी संरचना पाई गई। ठीक है, और उस धागे जैसी संरचना पर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। ये रहे क्रोमोसोम, धागे जैसी संरचना पर जीन पर उपस्थित होते हैं। और इन क्रोमोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं? जीन। ठीक है, आगे कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर। दो चीजें हैं, एक आपका है न्यूक्लियोटाइड्स, दूसरा क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स। एक आपका न्यूक्लियोटाइड्स और एक है न्यूक्लियोसाइड। देखो, न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो उसमें फास्फेट समूह प्रेजेंट है,
लेकिन इसमें फास्फेट समूह प्रेजेंट नहीं। न्यूक्लियोटाइड्स में फास्फेट समूह प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड्स में फास्फेट समूह प्रेजेंट नहीं है। जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ये क्षारीय हैं। न्यूक्लियोसाइड कैसे हैं? क्षारीय। जबकि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कैसे होंगे आपके? अम्लीय। ठीक, ये दो बेसिक अंतर जो यहां से मुझे मिला, अम्लीय और ये क्या है? क्षारीय। तो एक आपका अम्लीय हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया? क्षारीय। इसको बोलते हैं PO4 फास्फेट समूह। कौन सा समूह बोलते हैं इसको? फास्फेट समूह। क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम डीएनए के दोनों रज्जुकों को पृथक करने का काम करता है? सबसे पहले देखते हैं कि डीएनए के दोनों रज्जुक होते किस प्रकार हैं। ये है रज्जुकों का क्रम। ठीक, अब डीएनए के इन दोनों रज्जुकों को, इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को अलग अलग करने के लिए, क्या करने के लिए? इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को अलग अलग करने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? जिस एंजाइम की आवश्यकता, इसको अलग करने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता है, उस एंजाइम को कहा जाता है हेलिकेस। क्या कहा जाता है उस एंजाइम को? हेलिकेस। ये है डीएनए। ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये क्या है? डीएनए। और ये दोनों इसके क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। आगे कह रहा है मानव जीनोम परियोजना, इसको बोलते हैं HGP। इसको क्या लिख सकता हूं? HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्वेश्चन क्या है? इसको महापरियोजना क्यों कहा गया? सबसे पहले क्या है, मानव जीनोम परियोजना एक व्यापक स्तर की योजना है, बहुत बड़े स्तर की योजना है, जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। समस्त जीनों की, जितने भी जीन मनुष्य के जीनोम में उपस्थित हैं, उन सभी की पहचान की जाएगी। मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म है। कितने क्षार युग्म है? 3 × 10⁹ प्रति क्षार पहचानने के लिए 3 अमेरिकी डॉलर खर्च होगा और एक क्षार के लिए 3 अमेरिकी डॉलर खर्च होगा। एक क्षार के लिए कितना अमेरिकी डॉलर खर्च होगा? 3 अमेरिकी डॉलर। तो इस प्रकार ये जो संपूर्ण योजना है उस पे लगभग, संपूर्ण योजना पे खर्च होगा 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होंगे? 9 बिलियन खर्चा आएगा। और अगर ज्ञात इससे जो सूचना प्राप्त होगी उसको मैं 1000 पृष्ठ की लगभग 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी, जिसमें प्रत्येक
पुस्तक में 1000 पन्ने हो और एक पन्ने पर 1000 शब्द लिखे हों। एक पन्ने पर कितने शब्द लिखे हों? एक पन्ने पर 1000 शब्द लिखे जाएं। प्रत्येक पृष्ठ पर 10,000 शब्द। यहां पर मुझे लगता है 1000 शब्द होना चाहिए, 10,000 नहीं, 1000 शब्द लिखे जाएं। इस योजना को पूरा होने में लगभग 13 वर्ष का समय लगा। मतलब ये योजना 1990 में शुरू हुई और कब जाकर खत्म हुई थी? लगभग 2003। 1990 में शुरू हुई और समाप्त कब हुई? 2003। प्रत्येक देश के हजारों वैज्ञानिक एक साथ इस कार्य करते थे। इसकी प्रथम प्रक्रिया पूर्ण होने में 10 वर्ष का समय लगता है। इतने स्तर के आंकड़ों के संग्रह, समापन तथा विश्लेषण के लिए उच्च कोटि के सांख्यिकीय साधनों की आवश्यकता होगी। अतः बृहत स्तर के कारण यह योजना, यह महापरियोजना कहलाती है। बहुत व्यापक स्तर पर। अब इसको शुरू करने में अमेरिका का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ऊर्जा विभाग, वेलकम ट्रस्ट, जापान, चीन, जर्मनी, इन सभी देशों के योगदान से ये योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है। आगे कह रहा है कि मानव की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद किसने दिया? उसकी पुस्तक का नाम, प्रकाशन वर्ष के साथ बताइए। मानव की उत्पत्ति प्रकृतिवाद A.I. ओपैरिन ने दिया। ओपैरिन सिद्धांत है ये। किसने दिया? A.I. ओपैरिन ने दिया। उनकी पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जिसका प्रकाशन कब हुआ? सन 1936 में। ओपैरिन का जो एक्सपेरिमेंट है वो मानव जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। एक बंद फ्लास्क के अंदर कई सारी गैसों को लेते हैं, फिर उसमें स्पार्क करते हैं, फिर न्यूक्लिक एसिड, और कैसे बताते हैं पहले कोसरबेट आए, किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ और किस प्रकार से पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ। इन सभी प्रक्रियाओं को एक्सप्लेन करने के लिए ओपैरिन ने एक पुस्तक लिखी जिसको नाम देते हैं द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसका प्रकाशन कब हुआ? सन 1936 ईस्वी में। अवशेषी अंग, ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे परंतु इसका उपयोग होने के ना होने के कारण वह धीरे धीरे लुप्त हो गए और केवल अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे कृमिरोग परिशोषिका, पूंछ जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स, ये बड़ी आंत का हिस्सा है। ठीक, कहां दिखेगा आपको? ये बड़ी आंत, इस बड़ी आंत में यहां पर एक उंगली जैसा प्रवर्त पाया जाता था। इसी उंगली जैसे प्रवर्त को क्या बोलते थे? अपेंडिक्स। ये एक अवशोषी अंग है जिसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं। पूंछ, पहले हमारे जो पूर्वज थे ऐसा लोग मानते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई। हमारे पूर्वज बंदर थे, बंदरों के पास पूंछ होती थी, हमारे पूर्वजों में भी पूंछ थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने उसका उपयोग करना बंद कर दिया तो वो पूंछ धीरे धीरे क्या हो गई? विलुप्त हो गई और आज सिर्फ अवशेषी अंग के रूप में हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे कमर के थोड़े ऊपर उपस्थित है, बाकी पूर्णतया विलुप्त हो चुकी है। मेंडल तथा डार्विन का पूरा नाम, मेंडल तथा डार्विन के पूरे नाम लिखिए। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, हम चाहे तो लिख सकते हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल।
यहां पर मेंडल पढ़िएगा, मेंटल ना पढ़िएगा आप लोग, नहीं मेंडल को मेंटल कर डालोगे। डार्विन का पूरा नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन। डार्विन का पूरा नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन। और मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल और चार्ल्स का पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन। डार्विन के जैव विकास के सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी किस चीज की जानकारी की ना होनी थी? डार्विन का जो जैव विकास का सिद्धांत था उसमें सबसे बड़ी कमी आनुवांशिकता की जानकारी का ना होना। अब डार्विन और लैमार्क, आनुवांशिकता तो सबसे बड़ी कमी थी ही, लेकिन अगर आपने डार्विन और लैमार्क के विकास की थ्योरी नहीं पढ़ी तो मतलब आपने बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा। लैमार्क और डार्विन दो लोग थे जो काफी फेमस थे। एक का नाम था लैमार्क और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डार्विन, जिसको अभी हमने लिखा है चार्ल्स डार्विन। अभी उनका जब पूरा नाम लिखना था तो मैंने क्या लिखा था? चार्ल्स डार्विन। ठीक। तो लैमार्क और डार्विन लोग, इन दोनों ने जीवों के विकास के संबंध में अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके विकास में किया? जीवों के विकास के संबंध में। जैसे सांपों के पैर का ना प्रयोग करना, सांप के पैरों का विलुप्त हो जाना, जिराफ अपनी गर्दन को पेड़ों की पत्तियों के खाने के लिए ज्यादा प्रयोग करना, इसलिए गर्दन का लंबी हो जाना, आदि बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं या उदाहरण इन्होंने दिए जिन्हें देखकर ये लगा कि जैव विकास के बारे में जो इनका मत है वो एकदम सही व सटीक है। डार्विन के जैव विकास के सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी सिर्फ आनुवांशिकता थी। ये इस बात को नहीं जान पाए कि यदि किसी जीव का जिस प्रकार से आनुवांशिक मतलब जिस प्रकार से जीव की आनुवांशिक संरचना होगी उसी प्रकार के लक्षण उसमें दिखाई देंगे या उसी प्रकार के लक्षण वो प्रदर्शित करेगा। आगे क्या कह रहा है? क्या हम मानव विकास को अनुकूली विकिरण कह सकते हैं? नहीं, मानव विकास को अनुकूली विकिरण नहीं कहा जा सकता या फिर अनुकूली विकिरण नहीं कह सकते, क्योंकि होमो सैपियंस की जनक जातियां प्रगामी विकास द्वारा, होमो सैपियंस की जनक जातियां प्रगामी विकास द्वारा एच हेबिलस, एच इरेक्टस वंशज से विकसित हुई। अब ये होमो सैपियंस क्या है? होमो सैपियंस क्या है? ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का कौन सा नाम है? वैज्ञानिक नाम। सभी जीव का वैज्ञानिक नाम होता है, वैसे होमो सैपियंस तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, इस प्रकार सभी जीव का वैज्ञानिक नाम होता है। जैसे कि मनुष्य का क्या है? होमो सैपियंस। आगे कह रहा है वर्तमान मानव को वैज्ञानिक नाम लिखिए। दो बार लिखा है होमो सैपियंस, सैपियंस। अभी मैंने आपको जस्ट आगे बताया ही है। आगे क्या कह रहा है कि पैंजेनेसिस का सिद्धांत तथा पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पैंजेनेसिस का सिद्धांत डार्विन ने तथा पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है वो हीकल ने प्रतिपादित किया। डार्विन, जिनका अभी मैंने जिक्र किया था, विकास के संबंध में उन्होंने बहुत सारी थ्योरियां दी अपनी, जिनका नाम चार्ल्स डार्विन, तथा एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? हीकल। पैंजेनेसिस का सिद्धांत डार्विन तथा इनके सहयोगी हीकल की देन है। इसके बाद कुछ बढ़ते हैं आगे की तरफ।
हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, लैमार्कवाद का मूल आधार क्या होता है। लैमार्क, अभी मैंने नाम लिया था कि दो साइंटिस्ट थे, एक चार्ल्स डार्विन और एक लैमार्क, जिन्होंने विकास के संबंध में अपनी थ्योरियां दी। लैमार्क के अनुसार सर्प झाड़ियों तथा बिलों में रहता था। सही है ये बात। जमीन पर रेंग कर भी चलता था, जिसके कारण उसके पैर इस्तेमाल नहीं होते थे। जब जमीन पर रेंग कर चलोगे तो पैरों का इस्तेमाल नहीं होगा। तथा बिल में घुसने में भी बाधा उत्पन्न करते थे, इसलिए इनके पैर धीरे धीरे क्या हुए, विलुप्त हो गए। जबकि अन्य सरीसृपों में पैर उपस्थित है, जैसे मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, इन सभी में अभी भी पैर उपस्थित हैं। लैमार्क का मानना था कि बतख प्रारंभ में स्थलीय थे, जो खाने की खोज में पानी में जाया करते थे। मतलब बतख जो थे वो जमीन पर रहते थे, लेकिन ये खाने की खोज के लिए पानी में जाने लगे। तथा पानी में चलने के लिए उन्होंने अपने पंजे फैलाए। पानी में चलने के लिए उन्होंने अपने पंजे फैलाए। इसके परिणाम स्वरूप पंजों के आधार पर त्वचा लगातार खिंचती चली गई। त्वचा क्या हुआ, लगातार खिंचती चली गई और पेशीय चलन से पंजों में रुधिर का बहाव भी बढ़ गया। अतः त्वचा ने उंगलियों के बीच पाद जाल का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया, पाद जाल। और वर्तमान में जो बतख हैं वो पानी में तैरते रहते हैं और अपने भोजन को प्राप्त करते रहते हैं। तो ये मानना किसका था, लैमार्क का। सो गाइस, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि मेरी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। आप लोग अपने बेहतर मुकाम को हासिल करने के लिए तैयारी करते रहिए, बिल्कुल जोड़ तोड़ और पूर्ण समर्थन, पूर्ण प्रयास, पूर्ण लगन के साथ। इसी के साथ जय हिंद।